Guys, welcome back to my YouTube channel Babita Chemistry Classes. This lecture is for 10th class and this is our third lecture, okay, for chemistry. In last lecture we have discussed about the chemical properties of metals. हम पढ़ चुके थे ये कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, मेटल्स की, वो किस किस के साथ, किस किस केमिकल्स के साथ हमने रिएक्शन पढ़ी थी। ऑक्सीजन के साथ पढ़ी थी, ठीक है, वाटर के साथ भी पढ़ी थी और एसिड्स के साथ भी पढ़ी थी, ओके। फिर जब हम एसिड्स के साथ रिएक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें ये देखा था हमने कि जो कुछ मेटल्स हैं वो तो एसिड के साथ रिएक्शन कर रही थी और कुछ मेटल्स ऐसी थी जो रिएक्शन नहीं कर पा रही थी, ठीक है। कुछ की रिएक्टिविटी कम थी, कुछ की रिएक्टिविटी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो आज हमें इसी के ऊपर ही डिस्कशन करनी है कि ऐसा क्या है, मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो क्या है। जो मेन टॉपिक है वो क्या रहेगा बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज़। एक मेटल जो है वो दूसरी मेटल से कम रिएक्टिव क्यों है, या फिर एक मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा या फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि एक बहुत ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल होती है, मोर रिएक्टिव मेटल, वो क्या कर देती है, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। वो मोर रिएक्टिव क्यों है और वो लेस रिएक्टिव क्यों है। मोर रिएक्टिविटी इसलिए बोली जाती है बेटा, वो मोर रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, ठीक है। जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा उतनी जल्दी वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होते ही उतनी ही वो जल्दी किसके साथ कंबाइन कर जाएगी, किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन कर जाएगी, किसी भी दूसरे एनायन के साथ कंबाइन कर जाएगी और वो क्या बना देगी, फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। तो जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की, इसका कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए है कि जो मेटल है जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है, क्या फॉर्म करने के लिए, कैटाइन फॉर्म करने के लिए। कैटाइन है उसको एनायन मिल जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जिसकी रिएक्टिविटी जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, जो लेट कर पाता है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। तो ये इसको ना, इन सारी चीज़ों को फिर एक सीरीज़ के अंदर रख दिया गया। तो सीरीज़ का हमने क्या नाम दिया, द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मतलब ये बता दिया गया, आपको ध्यान भी रह जाएगा कि कौन सी जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो जो सामने सीरीज लिखी हुई है वो कौन सी है, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो इसका जो आज का जो मेन टॉपिक है वो कौन सा है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मैंने ये जो सीरीज है वो वर्टिकली लिखी हुई है, ठीक है। तो आप कैसे लिखी हुई है कि सबसे ऊपर जो टॉप की जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और जो नीचे जो मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज। तो इसके बारे में आप क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले तो ये लिखो, यहाँ पर एरो लगाओगे आप, इस तरीके से नीचे की साइड दिखाओगे, यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। और जो ये है इसको लिखोगे मोस्ट रिएक्टिव, और इसको क्या लिखोगे बेटा, बोल्ड है नीचे, ठीक है, इसको क्या लिखोगे, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव। और डाउन द ग्रुप एरो नीचे की तरफ आ रहा है, जिसका मतलब क्या है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसके साथ ही, ठीक है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। क्लियर हो गई ये बात। तो अब देखो के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ओके, सारी मेटल्स है, जानते हो आप। फिर ये क्या है, ठीक है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कहीं कुछ ना कुछ है इसके अंदर। देखो हाइड्रोजन मेटल भी नहीं है बेटा, हाइड्रोजन नॉन मेटल भी नहीं है, ओके। हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ पर तो अगर ये मेटल्स के साथ रखी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकती है। सिर्फ इसका इसीलिए इसको रखा हुआ है कि जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है, इसीलिए इसको यहाँ पर रखा गया है। और इससे एक लॉजिक भी है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे कि भी हाइड्रोजन से ऊपर वाली कुछ मेटल्स हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाली कुछ मेटल्स हैं, ठीक है। पहले तो आप ये ध्यान दो कि ये कौन सी हो जाएगी, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और नीचे कौन सी हो जाएगी, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ओके। अब देखो ये कहता है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाली जितनी भी मेटल्स हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाली जितनी भी मेटल्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर वाली जितनी भी मेटल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये वेरी रिएक्टिव होती हैं देन हाइड्रोजन, ठीक है। लिखो वेरी रिएक्टिव देन हाइड्रोजन,
ठीक है, हाइड्रोजन से ये ज़्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होने का मतलब क्या है कि अगर इन मेटल्स की रिएक्शन करवाई जाएगी वाटर के साथ या एसिड के साथ, वाटर में भी हाइड्रोजन आता है, वाटर और एसिड में भी हाइड्रोजन आता है, ठीक है, वाटर के साथ या फिर मिनरल एसिड के साथ, तो ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस करती हैं, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कर सकती हैं। लेकिन ये जो मेटल्स हैं, कहाँ से, हाइड्रोजन से नीचे, कॉपर से लेकर गोल्ड तक, ठीक है, ये कैसी होंगी, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव देन किसके कंपैरिजन में, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन। ध्यान रखेंगे आप, मतलब कि सीधी सी बात ये होगी कि अगर कॉपर को किसके अंदर डाल दिया गया, HCl के अंदर डाल दिया गया, तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होगा, ये डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएंगी। ओके, तो इनसे और भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपको, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है कंप्लीट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो आपका हायर क्लास में आएगा। अभी जो है अपना सिलेबस के अंदर NCERT के अकॉर्डिंग वो सिर्फ इतना ही है कि आपको क्या करना है कि देखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर वाली जो मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन से नीचे वाली जो है वो कैसी है, लेस रिएक्टिव है। मतलब कि ये जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगी एसिड्स और वाटर में से, और ऊपर वाली जो है वो आसानी से कर सकती है। ठीक है, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स है बेटा, वो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, मैं लिखवा देती हूँ इसको, यहाँ पे लिखवा देती हूँ, ऑफ मेटल्स, इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, लिखेंगे आप हिंदी में, काशी नाथ का NG, माली आलू एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक जरा, ठीक है, आयरन फीके, वैसे आयरन तो इसका इंग्लिश नेम है, लेकिन ये तो लैटिन नेम से ना, मैंने अपने लोअर क्लास में भी पढ़ा भी होगा, ये फेरम वर्ड से लिया गया, लैटिन वर्ड से। ठीक है, फीके PB पकाता है। ओके, हो गया यहाँ तक। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, इससे क्या लिखोगे, कौन है HG, ठीक है, आगे सिल्वर, AG क्या होता है बेटा, सिल्वर, आओ 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 बोल देंगे इसको, गोल्ड, ठीक है, AU यूरेट होता है वैसे तो ये, ठीक है, और ये अर्जेंटाइन होता है। ओके, मरकरी मर्क्यूरम। ओके, तो ये जो है लैटिन वर्ड से भी लिए गए हैं। ठीक है, और इनके कुछ के नाम होते हैं जो लैटिन नेम होते हैं, और कुछ के एलिमेंट्स के नाम ऐसे हैं जो इंग्लिश नेम से लिए गए हैं। तो आप ध्यान रखो इनको, कैसे याद करेंगे, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है वो, आ गया हो। ठीक है, कौन है, आ गया हो। तो के से क्या है, पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन, Pb लेड, ठीक है, ये क्या हुआ, लेड, H क्या हुआ, हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मर्करी, Ag सिल्वर एंड Au गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड जो है वो बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है। समझ में आई बात, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ रिएक्शंस इनके बेस पे, ठीक है, कि जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगी नहीं कर पाएगी, फिर इस तरीके से कोरिलेट करके हम 3 टाइप की और रिएक्शंस पढ़ेंगे, किसकी, मेटल्स की। ठीक है, किसके साथ, एसिड्स के साथ भी, इसके साथ वाटर के साथ भी पढ़ सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ भी पढ़ेंगे, एक क्लोरीन के साथ भी पढ़ेंगे, मेटल सोल्ट के साथ भी पढ़ेंगे। ओके, तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जा रही है कहाँ पर, डाउन द ग्रुप। ओके, मैं रब कर देती हूँ अब इसको। इसके ऊपर लिख लेना, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। चलते हैं, इसी के ऊपर डिपेंड करते हुए, इसी रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करते हुए आपको क्या पढ़ना है, रिएक्शन पढ़नी है मेटल्स की, किसके साथ, डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर आप सिंपल इसको मेटल सॉल्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन, या फिर इसको मेटल सॉल्ट भी लिख सकते हो।
अब देखो मेटल की रिएक्शन करवानी है किसके साथ है, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। मेरे पास एक सॉल्ट है, मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपको पता है किस कलर का होता है बेटा, ब्लू कलर का, ठीक है, किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी जिंक के साथ, कैसी होगी, ग्रे कलर की होती है, ठीक है। तो क्या होगा आपको पता है, अकॉर्डिंग टू आप रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हो अपनी नोटबुक में, देखेंगे आप कि जो जिंक होता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, कॉपर से, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये शो कर सकता है। तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस में कॉपर, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस, और ये कैसी हो जाएगी, रेड ब्राउन, ठीक है, कलरलेस और रेड ब्राउन कलर, ओके। तो ये इसमें आपने देखा ना कि भाई किसकी वजह से पता चला हमें, ये रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से ही पता चला कि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो ये जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और खुद क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर जो है उसको बाहर वो निकाल देगा कि, और यहाँ पर रिएक्शन कौन सी हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप इसको लिख सकते हो, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल और भी देखो आप कि रिएक्शन करवा दो किसके साथ, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवा दो किसके साथ, फिर से आयरन के साथ, ठीक है, आयरन के साथ। कॉपर सल्फेट फिर से कौन सा कलर, ब्लू कलर, ये ग्रे कलर की हो जाएगी या ग्रेइश वाइट होती है, ठीक है। फिर से क्या बन जाएगा आपके पास, FeSO4 सॉल्यूशन बन जाएगा, और ये किस कलर का होता है बेटा, ग्रीन, ठीक है। फिर से क्या निकल जाएगी, कॉपर, रेड ब्राउन कलर फिर से बाहर आ जाएगा, ओके, रेड ब्राउन कलर जो है वो फिर से बाहर आ जाता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी कम थी किससे, आयरन से, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था किससे, कॉपर से। तो आयरन ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को और खुद जाके वहाँ पर लग गया। तो फेरस सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है वो किस कलर का होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है, और जो कॉपर होती है वो किस कलर की होती है, रेड ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। अब वो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। NCERT का क्वेश्चन है कि भाई क्या आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, एक बिकर है उसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा हुआ है, उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर क्या आप जिंक की कोई रोड डाल सकते हो, डाल के रख सकते हो, नहीं डाल सकते बेटा, ठीक है। ना ही हम जिंक का बना हुआ स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। स्पैचुला क्या होती है बेटा, चम्मच होती है, ठीक है, चम्मच के आकार की होती है। तो ये कहता है कि ना ही तो वो स्पैचुला हम उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसको स्टिर करने के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी, कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, नो देयर विल बी रिएक्शन टेक्स प्लेस, ओके। क्वेश्चन क्या आ सकता है, कैन बी स्टोर या फिर कैन बी डिप जिंक स्पैचुला इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आप क्या लिखेंगे, नो, बिकॉज देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो ये कर लेंगे आप, हो जाएगी इस तरीके से। अब देखो, अब मेरे पास एक और सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, नाइट्रेट NO3 होता है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, ओके। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की रिएक्शन करवानी है मुझे किसके साथ, कॉपर के साथ। तो होगी या नहीं होगी, आप देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर होगी, क्योंकि सिल्वर तो नीचे आता है कॉपर से, ठीक है। तो कॉपर की रिएक्टिविटी ज़्यादा है किससे, सिल्वर से। कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर, क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट, और किसको बाहर निकाल देगा, ये सिल्वर को। बैलेंसिंग करेंगे आप इस रिएक्शन की, नाइट्रेट कितने हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नाइट्रेट 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सिल्वर कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर सिल्वर आ जाएगी, ठीक है। तो कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है वो कॉपर के साथ रिएक्शन कर देगा और वो क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन बना देगा, ठीक है। क्योंकि जो कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, ज़्यादा होती है किससे, सिल्वर से, ओके। तो ये रिएक्शंस किस बेस पे थी, रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे, कि अगर कोई भी आपको मेटल सोल्ट दे रखा है तो उस मेटल सोल्ट के अंदर जब हम मेटल की रिएक्शन करवाते हैं और ऐसी मेटल जो उन मेटल सोल्ट से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो वो वहाँ पर कौन सी रिएक्शन शो होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीनों के अंदर ही कौन सी रिएक्शन है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो हो रही है, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल थे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द सॉल्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोराइड्स, क्लोराइड्स के साथ। Reaction of metals with chlorides. क्लोराइड्स मतलब क्लोरीन,
ठीक है, Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवानी है, किसकी मेटल की। ठीक है, तो मेटल जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगी, क्लोराइड्स। ओके, तो यहाँ पर लिख भी सकते हो आप, दे फॉर्म क्लोराइड्स तो बनाएंगी ही बेटा, लेकिन कैसे बनाएंगी, आयनिक क्लोराइड्स। कैसे बनाएंगे, आयनिक क्लोराइड्स। ठीक है, आयनिक कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर, लेन देन होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगी और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। एक एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और दूसरा उसको क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। किसकी रिएक्शन करवा रहे हो, मेटल की रिएक्शन करवा रहे हो, तो मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड तो हमेशा ही कैसा बनता है बेटा, आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो एग्जाम्पल देखेंगे आप, जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, कैल्शियम के, क्लोरीन के साथ। ठीक है, क्लोरीन के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस करोगे 2 E2 बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कैल्शियम भी है, कैल्शियम की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, CaCl2। ये आ जाएगा ना, क्योंकि कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, +2 होती है, क्लोरीन की कितनी होती है, -1 होती है। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये जानना आपके लिए जरूरी था कि वो क्या बनाते हैं, आयनिक क्लोराइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयनिक क्लोराइड्स। ठीक है, तो सोडियम ले लो, कैल्शियम ले लो, कोई भी मेटल ले लो, जो है वो रिएक्शन कर जाएगी किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और वो क्या बनाएगी, अच्छा सा सॉल्ट बनाती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम के केस ले लोगे आप, एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या मिलेगा आपको, AlCl3। ठीक है, क्या मिल जाएगा, AlCl3, क्योंकि जो एल्यूमिनियम उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3, क्लोरीन कितना होता है, -1। बैलेंस करना पड़ेगा भाई इसको तो। ठीक है, तो इसके आगे अगर आप 3 लगाएंगे, ये बैलेंस, 3 2 6, क्लोरीन 6 हो गए, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2। ओके, तो ये जो तीनों ही रिएक्शंस हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट की, किसी भी मेटल की आप रिएक्शन करवा सकते हो क्लोरीन के साथ, और वो क्या बना देते हैं, आयनिक जो है क्लोराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, विद हाइड्रोजन, जो मेटल है उसकी रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। बेटा हाइड्रोजन के साथ में बहुत कम रिएक्शन जो है वो रिएक्टिविटी करती हैं, मतलब कि रिएक्शन करती हैं, बहुत ही कम मेटल्स ऐसी होती हैं। लेकिन हाइड्रोजन से जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो तो रिएक्शन करेंगी ही करेंगी। ठीक है, वो कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं अपने पास, कौन कौन सी मेटल्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारी जो है वो रिएक्शन करके क्या बना देती हैं, हाइड्राइड्स। ठीक है, दे फॉर्म, रिएक्शन करके क्या बनाएंगे वो, दे फॉर्म हाइड्राइड्स। क्या नाम बोला जाता है बेटा उनको, हाइड्राइड्स। उनका नाम क्या बोला जाता है, हाइड्राइड्स बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे आप कि मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर, सोडियम जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड, पॉजिटिव -1। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्राइड, Ca+H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ जब कैल्शियम मेटल रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, CaH2। ठीक है, तो कुछ ही मेटल्स ऐसी हैं जो इसके साथ रिएक्शन करती हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकती हैं। तो यहाँ पर लिख लो आप नोट डाल के, ओनली सम मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम can react with हाइड्रोजन। ठीक है, कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्शन कर सकते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, नोट डाउन करेंगे आप इसको। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा केमिकल रिएक्टिविटीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स पढ़ी थी हमने, नॉन मेटल्स कितनी होती हैं, 22। ठीक है, जो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है वो कौन सी होती है, ब्रोमीन।
ठीक है, वो हमने सारा कुछ इसके बारे में पढ़ लिया था स्टार्टिंग में जो लेक्चर्स पढ़ाए थे मैंने आपको। अब पढ़ना है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। तो सर जैसे ही हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था वैसे यहाँ पे पढ़ लेंगे कि जो नॉन मेटल्स है, सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, कि जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी बेटा, ऑक्साइड्स बनाएगी। और वो ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते थे, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं बेटा, बेसिक इन नेचर, मतलब मेटालिक ऑक्साइड को जब पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो बहुत अच्छा बेस बन रहा था वहाँ पे, ठीक है। फिर हमने दो उसमें एक्सेप्शन भी पढ़े थे, वो कौन कौन से थे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, वो दोनों कैसे थे, एम्फोटेरिक, जो दोनों ही बिहेवियर शो कर रहे थे, ठीक है। कौन कौन सा, एसिडिक बिहेवियर भी और बेसिक बिहेवियर भी। इसी प्रकार यहाँ पर भी है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, ये तो कन्फर्म है कि वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे। और वो ऑक्साइड्स कैसे बनेंगे, एसिडिक। लेकिन इनके दौरान कुछ यहाँ पर न्यूट्रल जो है ऑक्साइड्स भी बनते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से, जो ना ही तो एसिडिक होते हैं और ना ही वो बेसिक होते हैं, वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, ओके। तो उनके बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, ठीक है। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या लिखोगे आप इसके बारे में, लिखेंगे नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक एज वेल एज न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है, एज वेल एज न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन पे एम्फसाइज करेंगे, न्यूट्रल भी बोला है मैंने और एसिडिक भी बोला है। एसिडिक बोल दिया तो इसका मतलब इनका नेचर कैसा है, एसिडिक है, तो पानी में डिसोल्व करने के बाद इनको क्या देना चाहिए, एसिड देना चाहिए ना, ठीक है। कोई ना कोई एसिड जो है वो रिलीज होता है। जैसे एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर, मैंने रिएक्शन करवाई, मैंने नॉन मेटल ली कौन सी, कार्बन, ठीक है। कार्बन की रिएक्शन करवाई किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाया इसने, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कैसा है बेटा, एसिडिक। कैसा होता है ये, एसिडिक होता है। ये एसिडिक है तो कैसे पता चलेगा, पानी के अंदर डिसॉल्व करके देख लो इसको। तो जब हम इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, यू विल गेट H2CO3, ठीक है, यू विल गेट H2CO3, कार्बोनिक एसिड। इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड, जो किसमें प्रेजेंट होता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, ठीक है। कौन सा एसिड है ये, जो किसमें प्रेजेंट होता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सल्फर का एग्जांपल ले लो। सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये जब पानी के अंदर ऐड करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो ये रिएक्शंस थी किसके बारे में, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स विद द ऑक्सीजन, ठीक है। जिसमें हमने ये पढ़ लिया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका जो ऑक्साइड होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। वो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ओके। और कुछ जो होते हैं वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स ही बनाते हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ पर लिख लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनता है, एसिडिक ऑक्साइड्स। यहाँ पर लिख सकते हो आप नोट डाल के, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स are acidic in nature, are acidic in nature, ठीक है। सिंपल जो अपने बोर्ड्स होते हैं उन पे तो सिंपल रिएक्शन पूछ लेगा कि भाई आप रिएक्शन करके दिखाएं किसकी, ऑक्सीजन की किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है। लेकिन जो NTSC के एग्जाम वगैरह होते हैं या जितने भी साइंस ओलंपियाड्स होते हैं, KVPY होता है, कोई भी टेस्ट जो है जो अपना साइंस से रिलेटेड होता है, उसमें केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। वो आपको देगा कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स आर, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको बताना है कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से हैं, ठीक है। या फिर ये दे देगा कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं उनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो बेटा जो आपको नोट में लिखवाया जाता है, ठीक है, या फिर जो साइड प्रोडक्ट बताया जाता है, साइड में लिखवाया जाता है, वो आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। वो आपके कॉम्पिटिशन के लिए है, ओके। NCERT तो मैं सारी करवा ही रही हूँ यहाँ पे आपके पॉइंट ऑफ जैसे जो एग्ज़ाम्स आने हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स जो हैं उनके लिए तो सारा इंपॉर्टेंट है ही है, साथ के साथ ही NTSC वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं, ओके। तो आप कंप्लीट पढ़ा करें इसको नोट डाउन करेंगे आप। आगे बढ़ते हैं फिर।
देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या बन रहे थे, एसिडिक बन रहे थे। ठीक है, एसिड बन रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, एसिड की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, लिटमस के प्रति देखें तो जो ब्लू लिटमस होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वो रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देगा, वो रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। अगर लिख कोई वो पूछे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी एसिडिक ऑक्साइड्स की, तो आप क्या लिख सकते हो कि ये जो है वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट उनके नाम बताऊंगी न्यूट्रल ऑक्साइड्स के, जो आपके आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो आप इनको चाहे कैसे भी हाईलाइट करके कैसे भी लिख सकते हो, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एक तो इसमें आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर खुद क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ठीक है, इनके नाम क्या क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कौन सा हो जाएगा, वाटर। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा ये। ठीक है, और ये कौन सा होगा बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स होते हैं। ओके, इनको भी आप साइड में लिख सकते हो। नाइट्रोजन हैव 5 ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन हैज 5 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, सबसे पहले बनेगा हमारे पास N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। ठीक है, ये क्या है, 5 ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के हैं। आप हायर क्लास में सीखोगे कैसे फॉर्म होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O। ठीक है, N2O2 को हम क्या लिख सकते हैं, NO भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके शॉर्ट फॉर्म में क्या आ जाएगी, NO आ जाता है। ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसको आप कैसे लिख सकते हो शॉर्ट में, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ये कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसको कैसे पढ़ोगे, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, इसको आप लिख भी सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछ रही थी आपसे कि यहाँ पर कहीं पर क्या है, एक ऐसा ऑक्साइड है जो बहुत ही अच्छे नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है, लाफिंग गैस। ठीक है, कौन सा है, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का फॉर्मूला कौन सा होता है बेटा, लाफिंग गैस। ठीक है, लाफिंग गैस, जिसको एक बार समझा दिया जाए तो बहुत ज़्यादा हंसी आती रहती है। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर अगर छोड़ दी जाए तो सारे बच्चे हंसने ही लग जाएंगे, टीचर सोचेगा क्या हो गया ये लेबोरेटरी में। ठीक है, लेकिन वैसे ये लेबोरेटरी के अंदर होता नहीं है, जो जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे बनता है ये वहीं पे प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रस एसिड है वो किसका फॉर्मूला है, लाफिंग गैस का। मैंने आपको बता दिया, हिंट भी दे दिया, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O, N2। ठीक है, जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, N2O किसका फॉर्मूला है, लाफिंग गैस का। लाफिंग गैस क्या होती है बेटा, N2O। ओके, तो ये क्या है, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो क्या है, कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कैसे ऑक्साइड्स हैं ये, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनेगी, जब कार्बन को क्या मिलेगी, इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी। सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है तो वहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज होगी। लेकिन अगर कार्बन कंपाउंड को इनसफिशिएंट अमाउंट में जलाया जाएगा, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको सप्लाई की जाएगी, उसको पूरी सप्लाई नहीं मिल रही है ऑक्सीजन की, तो वहाँ पर कौन सी गैस जलेगी बेटा, कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि बिल्कुल बंद रूम है, उसमें जो विंडोज़ वगैरह हैं या डोर है वो बिल्कुल क्लोज कर दिया और उस रूम के अंदर अंगीठी जला के रख देते हैं। ठीक है, अंगीठी जला दे, सब कुछ वेंटिलेटर्स वगैरह सब कुछ क्लोज है, सब कुछ बंद है, तो वहाँ पर उस रूम के अंदर जो गैस निकलेगी, ठीक है, वो कौन सी होगी बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि वहाँ पर जो भी चीज़ हमने लकड़ी जलाई थी या जो भी जलाई थी उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। क्लियर हो गई बात। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कब रिलीज होती है, जब किसी भी कार्बन कंपाउंड को इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है। ओके, तो ये किसके बारे में थे, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे आप।
ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट रिएक्टिविटी पढ़ेंगे किसकी, नॉन मेटल्स की, किसके साथ, वाटर के साथ। तो वाटर के साथ तो रिएक्शन करते ही नहीं है, ठीक है, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर्स, सीधा यही लिख लो, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, वाटर के साथ वो रिएक्शन करते ही नहीं है। नेक्स्ट एसिड्स के साथ देख लेते हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, ये भी एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। एसिड्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू इवॉल्व विच गैस बेटा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करने के लिए जो है वो मतलब कि एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन भी नहीं करते हैं। वाटर के साथ तो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं अब हम, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, उसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन जैसे मैंने ले लिया क्या, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड ले लिया, ओके, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा है, ब्रोमीन से ज़्यादा, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा ये। तो नॉन मेटल मतलब कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, ओके। तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, NaCl प्लस में Br, ठीक है, इसको आप बैलेंस करेंगे, यस नाउ इट इज बैलेंस्ड, ओके। तो इसमें क्या देखा आपने कि जो मोर रिएक्टिव है कौन, क्लोरीन, ये कैसी है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है। उसने क्या किया, जो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल थी उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, इन दिस रिएक्शन more reactive non-metal will displace less reactive non-metal, ठीक है। तो कोई भी मोर रिएक्टिव जो नॉन मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगी कि सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ जो है वो नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करती है। तो उसी का ही आपको क्या लेना पड़ेगा, सॉल्ट लेना पड़ेगा, नॉन मेटल का ही। तो वहाँ पर जो नॉन मेटल लगी हुई होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी और जो हम ऐड कर रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। नोट डाउन करेंगे इसको जल्दी से। अब लिखो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल किसके साथ, क्लोरीन के साथ, विद क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन के साथ भी नॉन मेटल जो है वो रिएक्शन कर सकती है। तो देखो सबसे पहले तो हाइड्रोजन के केस में ही ले लेते हैं, H2, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करेगी, ये Cl2 के साथ रिएक्शन करेगी, क्या बनाएगी आपके पास, HCl गैस बना दी इसने, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल क्या बना दिया, HCl, ओके। जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेगी तो वो क्या बनाएगी, HCl बनाती है, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, और देख लो फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, PCl3, ठीक है, क्या बनाएगा, PCl3। तो बैलेंस करने के लिए 4 यूज़ करना पड़ेगा, 4 3 12 6, ठीक है। तो क्लोरीन कितने हो गए, 6 2 12, यहाँ पर 4 3 12, फॉस्फोरस कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पर फॉस्फोरस कितने हैं, 4 हैं। तो मतलब कि क्या कर सकते हैं ये कि जो नॉन मेटल्स हैं वो क्लोरीन के साथ तो बहुत अच्छी रिएक्शन करते हैं। और कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे बेटा, कोवलेंट। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे ये, कोवलेंट, दे फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड्स, यहाँ पर लिख सकते हो आप, दे फॉर्म
कोवलेंट क्लोराइड्स विद, दे फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड्स विद क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कौन सा क्लोराइड फॉर्म करेंगे, वो कोवलेंट क्लोराइड्स। ठीक है, कोवलेंट कौन से होते हैं, जो शेयरिंग से बनते हैं। ये शेयरिंग से बने हुए बॉन्ड है बेटा। PCl3 का भी जो बॉन्ड है वो किससे बना हुआ है, शेयर करके ही बना हुआ है। और हाइड्रोजन क्लोराइड का भी बॉन्ड किससे बना हुआ है, कोवलेंट ही है, शेयरिंग से बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की इतनी टेंडेंसी थोड़ी ना वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, वो तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की टेंडेंसी ऐसी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कर सके। ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग ही करते हैं। ठीक है, शेयरिंग करेंगे, और शेयरिंग करने से फिर कौन सा बॉन्ड आता है बेटा, शेयरिंग करने से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ओके, तो आप इस पर एम्फसाइज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, नोट डाउन करो इसको। एक और रहेगा लास्ट, लिख लो इसको यहीं पे ही। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, किसकी, नॉन मेटल की रिएक्शन जो है हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हाइड्राइड्स। दे विल फॉर्म, क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म हाइड्राइड्स, दे विल फॉर्म हाइड्राइड्स विद हाइड्रोजन। क्लियर, देखते हैं कैसे। मैंने एग्जांपल ले लिया सल्फर का। सल्फर नॉन मेटल है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी। ठीक है, तो क्या बनाएगी तुम्हारे पास, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करेगी। यू विल गेट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। ठीक है, क्या बन जाएगा आपके पास, अमोनिया। क्या बन जाएगा, अमोनिया। इसको बैलेंस करेंगे आप, 3 to the 6। ठीक है, ये बैलेंस्ड है। ये जो मैंने यहाँ पर एरो के ऊपर ये जो लिख रखा है आयरन, ये आपने सीखा भी होगा, मैंने फर्स्ट चैप्टर में सिखाया भी था कि ये जो एरो के ऊपर जो चीज़ लिखी हुई होती है, ये क्या होती है, कंडीशंस होती हैं। अगर आपने इसके अंदर आयरन नहीं डाला, ठीक है, आयरन नहीं डाला गया तो अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं होगा, बहुत ही लेट होगा। तो आयरन यहाँ पर किसका काम कर रहा है बेटा, कैटलिस्ट का। किसका काम कर रहा है, ये कैटलिस्ट का काम करता है। और जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, फास्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, फास्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फास्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो आयरन इसके अंदर डालना जरूरी है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे भी। ठीक है, और भी कंडीशंस होती हैं जो मैक्सिमाइज यील्ड के लिए जरूरी होती हैं। प्रेशर भी यूज़ किया जाता है यहाँ पर, टेम्परेचर भी यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, और आयरन कैटलिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर डाला जाता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन करते हैं आयरन की प्रेजेंस में, तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया का। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो अमोनिया का। और एक चीज़ और लिख सकते हैं आप इसके केस में कि जो अमोनिया है वो एक साइंटिस्ट था, ठीक है, हैबर, उसने प्रिपेयर किया था। किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, ये हैबर प्रोसेस के द्वारा। हैबर साइंटिस्ट था। ठीक है, तो लिख सकते हो आप, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय, अलग से लिखवा देती हूँ मैं आप इसको, अमोनिया यहाँ लिखवा देती हूँ। ठीक है, NH3 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, हैबर्स प्रोसेस, साइंटिस्ट था ये। ठीक है, आपके लिखना ही जाना जरूरी है कि जो अमोनिया है वो किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई थी, हैबर साइंटिस्ट के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई थी। इसीलिए इसको हम किस प्रोसेस से बना सकते हैं, हैबर प्रोसेस से बना सकते हैं। तो प्रोसेस तो वही है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को ऐड करना, लेकिन यहाँ पर गिवन कंडीशंस, मतलब सारी जो कंडीशंस है वो सेटअप करनी पड़ेंगी। प्रेशर मेंटेन रखना पड़ेगा, टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा, जो कैटलिस्ट हैं वो चेंज करने, वो रखने पड़ेंगे। ठीक है, कौन सा कैटलिस्ट है यहाँ पर वो डालना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसी हो जाए, फास्ट हो जाए। ओके, तो ये क्या था बेटा सारा कुछ कि जो नॉन मेटल्स हैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ लिया। तो हमने क्या क्या फिनिश कर लिया है, केमिकल रिएक्टिविटीज़ ऑफ मेटल्स। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और दूसरा हमने क्या स्टडी किया है कि केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। तो इनको आप याद करेंगे, जो आपको नोट में लिखवाए गए हैं उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, अच्छे से पढ़ के और नोट्स बना लेना, अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। ओके, जो नेक्स्ट है लेक्चर के अंदर वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही क्या आएगा हमारे पास, आइंस वगैरह आएंगे, वो हम पढ़ेंगे उसके अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप इन सभी को याद कीजिए। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।